बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान, यह है आपकी पाठ्यपुस्तक। कक्षा 6ठी में हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। कक्षा 7वीं में हमने देखा मध्यकालीन भारत का इतिहास। कक्षा 8वीं में हम परिचित हुए आधुनिक भारत के इतिहास से। तो कक्षा 9वीं में हमने देखा 1960 के बाद भारत के इतिहास को। कक्षा 10वीं में हम पढ़ेंगे उपयोजित इतिहास। क्या है ये उपयोजित इतिहास? इतिहास वैसे तो एक बहुत ही रोचक विषय है, लेकिन जब हम इसे व्यवसाय की दृष्टि से सोचते हैं तो हम एक सोच में पड़ जाते हैं कि हमें आखिर इस विषय को पढ़ने के बाद कौन सा जॉब मिलेगा, किस क्षेत्र में हम व्यवसाय कर सकेंगे, हमारी रोजी रोटी का जरिया क्या होगा। तो देखा जाए तो बच्चों, इतिहास और प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में एक गहरा संबंध है, अटूट नाता है। और ये नाता क्या है, कैसे है, यही स्पष्ट करता है हमारा उपयोजित इतिहास। और कैसे स्पष्ट करता है, इसको आने वाले पृष्ठों में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा घटक है प्राचीन से आधुनिक कालखंड के इतिहास की विश्लेषणात्मक समीक्षा। इस घटक के अंतर्गत हम 2 पाठ पढ़ेंगे। एक इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा और इतिहास लेखन की पश्चिमी परंपरा।
दूसरा हमारा महत्वपूर्ण घटक है उपयोजित इतिहास, यानी एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास जैसे विषय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसका व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोजन हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि इतिहास तो कथा है, कहानी है, इसके बाद भला नौकरी कैसे मिल सकती है, कैसे हम काम कर सकते हैं। तो इस अवधारणा को हटाना होगा और एक नई अवधारणा हम विकसित कर सकेंगे कि मनुष्य के जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। इसके बाद अगला जो घटक है वो है प्रसार माध्यम और इतिहास। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुद्रित प्रसार माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यम, ये जो विभिन्न प्रकार के प्रसार माध्यम हैं और इतिहास, इनके बीच क्या संबंध है। इन प्रसार माध्यमों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध होती है उसके आधार पर हम किस तरह से तटस्थ रूप से अपना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, और इसके साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी, प्रसार माध्यम से संबंधित ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हम कर सकते हैं जो इतिहास से भी जुड़े हों, ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी अपने इस पाठ्य पुस्तक से। अगला एक महत्वपूर्ण घटक है मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। मनोरंजन जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो मनोरंजन की आवश्यकता क्या है और प्रसार माध्यम और इतिहास के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं, और समय समय पर जो मनोरंजन के माध्यमों में परिवर्तन हुआ है उसको समझते हुए, इतिहास से जोड़ते हुए हम वर्तमान का विश्लेषण कर सकेंगे। अगला एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है कला, खेल और साहित्य क्षेत्र तथा इतिहास, यानी साहित्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, इन सब का इतिहास, इसको जानना, इनके ऐतिहासिक उपयोजन को समझना और ऐतिहासिक उपयोजन के साथ साथ इनके व्यावहारिक उपयोजन को भी स्पष्ट हम समझ सकेंगे अपने इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा। वेरी इंटरेस्टिंग, पर्यटन और इतिहास। पर्यटन जितना भूगोल का विषय है, जितना अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का विषय है, उतना ही यह इतिहास का विषय भी है। क्योंकि हर एक क्षेत्र का अपना एक इतिहास है, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो, ऐतिहासिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर जगह का अपना एक इतिहास है। और इन सभी क्षेत्रों के पर्यटन के लिए अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। हम किस तरह से क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी अपने इस पाठ से। अगला एक मुद्दा है इतिहास और अन्य क्षेत्र। अब पर्यटन के अलावा खेल, साहित्य क्षेत्र, मनोरंजन, प्रसार माध्यम, इन सब के अलावा और भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन करके हम इतिहास के साथ समन्वय स्थापित करते हुए व्यावहारिक जीवन जी सकते हैं। तो ऐसे अनेक नए नए मुद्दों को आपके सामने स्पष्ट करेगी आपकी यह पाठ्य पुस्तक। तो पहला हमारा पाठ है इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, इतिहास लेखन भारतीय परंपरा। प्राचीन से आधुनिक कालखंड के इतिहास की विश्लेषणात्मक समीक्षा। इतिहास लेखन की परंपरा स्पष्ट करना। इतिहास लेखन के विज्ञान के विकसित होने में अनेक पश्चिमी विचारकों का योगदान रहा है, इसका बोध करना। तो बच्चों, ये हमें समझ में आना चाहिए कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। हम ये सब जानते हैं कि जो बीत गया, जो घटित हो गया, अतीत है, पास्ट है, वही इतिहास है। लेकिन क्या हर बीता हुआ पल उसको हम इतिहास के विषय में शामिल कर सकते हैं? नहीं। तो किन मुद्दों को इतिहास के विषय में शामिल किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, तो वो इतिहास माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझने की बात है। और जब हम किसी चीज़ को बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से हम लिखते हैं, निश्चित एक दायरे में लिखते हैं, एक फॉर्मेट में कि भाई इस तरह से यदि लिखा गया तो यह इतिहास है। इसका विषय का वर्गीकरण हम जब सही सही ढंग से करते हैं
तो ये सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, और इस चीज़ों को समझने के लिए हमें इतिहास लेखन की परंपरा को जानना है, और यह परंपरा आपके सामने स्पष्ट करेगी आपकी यह पाठ्य पुस्तक। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करना आना। भारत के लंबे चौड़े इतिहास में बहुत सारे कालखंड हैं। उन कालखंडों में अनेक घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इन सभी घटनाओं का एक लॉजिकल एनालिसिस करना, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, यह एक तरीका है। यह हर कोई नहीं कर सकता। किसी को भी हम बोल दें तो वो विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं कर सकता है। लेकिन यह सीखना कैसे करना है, ये सारी बातें आपको अपने इस पाठ में मिलेंगी। भारत तथा विश्व में हुए ऐतिहासिक शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त करना। भारत के साथ साथ दुनिया भर में हम बात करें तो इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ये 3 ऐसे विषय हैं जिन पर निरंतर शोध कार्य होता रहता है। इन क्षेत्रों में हमेशा कोई न कोई रिसर्च चलती रहती है। तो इन ऐतिहासिक शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त करना, और उसके साथ साथ यह बताना कि इतिहास केवल कथा, कहानी, घटनाओं का संग्रह नहीं है। इतिहास एक प्योर साइंस है, विशुद्ध विज्ञान का विषय है। इतिहास पढ़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, बहुत सारे वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता होती है। यह हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाएगी हमारी अपनी किताब उपयोजित इतिहास। अब यहाँ पर आप 2 चित्र देख रहे हो। यह प्रसिद्ध चित्र है हमारी विश्व प्रसिद्ध गुफा अजंता। आपने नाम सुना होगा, अजंता एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये अजंता गुफा में बना हुआ एक चित्र है, और इसमें जो रंग भरे गए हैं बच्चों, ये प्राकृतिक रंग है। और आज लगभग 2000 के आसपास समय बीत चुका है, 2000 साल बीत चुके हैं लगभग, और यह चित्र अभी भी इसी तरह से अपनी एक चमक बिखेरता हुआ हमारे सामने दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आपको इस चित्र में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं कुछ रिपेयरिंग वर्क दिखाई दे रहा है, कुछ ठीक ठाक किया गया है, ऐसा तो टूट फूट हमें दिखाई दे रही है। और इस चित्र में हम देख रहे हैं ये पूरा एक भरपूर चित्र है, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो बच्चों, हर एक जो भी चीज़ है प्रकृति में, समय के साथ साथ उसका ह्रास होता रहता है। कभी भौगोलिक दृष्टि से होता है, कभी विज्ञान के कारण होता है, कभी आसपास की प्राकृतिक परिस्थितियां जो भूगोल के अंदर ही समाहित हैं, इन सब की वजह से इनमें छीजन आती रहती है। अब ये पत्थर हो, चाहे कागज़ हो, चाहे अन्य कोई लकड़ी हो, कोई धातु हो, उसमें समय समय पे कुछ न कुछ लंबे कालखंड में परिवर्तन होता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को यह चीज़ें अच्छी तरह से देखने को मिले, इसलिए समय समय पर उसमें उनका संवर्धन किया जाता है, उनके रखरखाव किया जाता है। जो थोड़ी बहुत कमी यदि उसमें आ जाती है तो उसे ठीक ढंग से रखा जाता है। तो यह सब हमें समझाएगा उपयोजित इतिहास। और दूसरा हमारा पाठ भारतीय कलाओं का इतिहास। उपयोजित इतिहास की अवधारणा को बता पाना, यानी हमारे विद्यार्थी यह बता पाएंगे कि इतिहास का उपयोजन कैसे होता है। उपयोजन मतलब एप्लीकेशन। हमने जो कुछ सीखा है उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में, व्यावहारिक जीवन में कैसे उतार सकेंगे। तो इतिहास को अपने दैनिक जीवन में उतारना ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है बच्चों। जब ये पाठ आप पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इतिहास की विभिन्न विषयों में तथा मनुष्य के जीवन में निहित उपयोगिता को समझना। जैसे बाकी विषय हमारे जीवन में जरूरी हैं, लोग अक्सर ये समझते हैं कि गणित और विज्ञान, इनके सिवा जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बच्चों, गणित और विज्ञान भी बना किससे है? वो इसी भूगोल से हमारा विज्ञान बना है, इसी शरीर से हमारा विज्ञान बना है, इसी आसपास की प्रकृति से ये हमारा विज्ञान बना है। तो विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे गणित हो, ये सब इस प्रकृति का हिस्सा है।
तो इतिहास जो है वह मनुष्य के जीवन में कैसे उपयोगी है, यह समझने में सहायक होगा हमारा यह पाठ। ऐतिहासिक घटनाओं की समकालीनता को पहचानना आना और ऐतिहासिक घटनाओं की विविध विचारधाराओं की पहचान भी हम कर सकेंगे अपने इस पाठ को पढ़ने के बाद। प्रसार माध्यम और इतिहास। प्रसार माध्यम दो तरह के हैं, एक है प्रकाशित मुद्रित या प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। अब ये अलग अलग तरह के प्रसार माध्यम हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो ये विभिन्न प्रसार माध्यम जो हैं, इनमें और इतिहास के बीच क्या संबंध है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रसार माध्यमों में उपलब्ध होने वाली जानकारी के आधार पर तटस्थ रूप से स्वयं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकना, यह इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि संबंधित व्यवसाय के व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। मनोरंजन की आवश्यकता को स्पष्ट करना हम जान सकेंगे। मनोरंजन जीवन का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है। और यदि हम मनोरंजन को अनदेखा करके आगे चलें तो हमारा जीवन बहुत नीरस हो जाता है, उसमें उत्साह खत्म हो जाता है। तो मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन कितना, यह भी बहुत ज़रूरी है ना, महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम दिन भर मनोरंजन करते रहेंगे और बाकी काम छोड़ देंगे, तो ये तो जीवन को बिगाड़ देगा। तो संतुलित जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए संतुलित रूप से, बैलेंस रूप में मनोरंजन ज़रूरी है। तो मनोरंजन की आवश्यकता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें हमें इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट होंगी। प्रसार माध्यमों और इतिहास के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना आना। मनोरंजन के माध्यमों में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकना। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हम देख के अंदाज लगा सकते हैं कि ये कुछ फोक आर्ट यानी लोक कलाओं के बारे में है। चलो देखते हैं आगे क्या है। ये शायद खेल के बारे में है, क्योंकि कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें इसमें। बिल्कुल, यह पाठ है हमारा खेल और इतिहास का। कला, खेल और साहित्य क्षेत्र तथा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। कला भी महत्वपूर्ण है, खेल भी और साहित्य भी। ये तीनों क्षेत्र और इनका इतिहास से सहसंबंध। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि भारत जो है विभिन्न लोक कलाओं का देश है। यदि हम गिनती करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में हजारों लोक कलाएं यहाँ पे मिलेंगी। हर क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषता है और अपनी अपनी कुछ लोक कलाएं हैं। तो भारत की विभिन्न कलाओं की जानकारी बताना आना। विभिन्न खेलों में भारतीयों द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों के प्रति गर्व का अनुभव करना और उनके द्वारा प्रेरणा ग्रहण करना। भारत ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों में बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया है। और इन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के प्रति हमें गर्व का अनुभव करना है और उनके द्वारा प्रेरणा भी ग्रहण करनी है। केवल गर्व का अनुभव करके कुछ नहीं होगा कि भाई सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छा खेला, गीता फोगट ने बहुत अच्छे पहलवानों को पछाड़ दिया, मैरी कॉम ने इतनी अच्छी बॉक्सिंग की कि कोई सोच नहीं सकता। लेकिन उससे हम क्या सीखेंगे? खाली गर्व का अनुभव करेंगे? नहीं, बल्कि उनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट होंगी। इसके साथ साथ कला, खेल और साहित्य के ऐतिहासिक उपयोजन को, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनका उपयोजन क्या है और ऐतिहासिक उपयोजन क्या है,
इसको हम स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे इस पाठ के द्वारा। यस, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर घूमना, पूरी दुनिया में भ्रमण करना। निश्चित यह पाठ हमें पर्यटन के बारे में कुछ बताएगा। और यदि हम पर्यटन के बारे में सोचें तो दुनिया क्यों, पहले यदि हम अपने ही देश के बारे में सोचें तो हमारा भारत देश अनेक संपदाओं से समृद्ध है। चाहे वो संपदा प्राकृतिक संपदा हो, चाहे वो सांस्कृतिक संपदा हो, ऐतिहासिक संपदा हो, भौगोलिक संपदा हो, अनेक प्रकार की संपदाएं हमारे देश में हैं। इतनी समृद्ध विरासत है हमारे पास कि हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं। यदि अपने देश को ही हम देखना चाहें तो शायद पूरा जीवन कम पड़ सकता है। तो पर्यटन और इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। पर्यटन क्षेत्र में इतिहास उपयोगी होता है, इसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। मान लो मुंबई में कोई गेटवे ऑफ इंडिया पे घूमने आता है, वो इतनी बड़ी ऐतिहासिक एक संरचना को देखता है, तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि भाई ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसको बनाने में किन किन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो आज इतने सैकड़ों सालों के बाद भी वो इमारत ऐसे मजबूत खड़ी हुई है। तो आखिर उसमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया था, कितना सीमेंट उसमें मिलाया गया था, पत्थर कैसे उपयोग में लाए गए थे, इतनी ऊंची इमारत बनी है तो कारीगरों ने काम कैसे किया होगा, ये सब तो इतिहास है। तो पर्यटन और इतिहास, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे देश में उपलब्ध पर्यटन क्षेत्र के अवसरों को स्पष्ट करना आना, पर्यटन के कारण अनेकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, इसे भी स्पष्ट करना आना, और इतिहास और पर्यटन के बीच के सहसंबंध को समझना। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये, पर्यटन और इतिहास। कम्युनिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, रिसर्च, स्टूडेंट्स, नॉलेज, सोसाइटी, क्या बता रहे हैं ये सारे शब्द हमसे क्या कह रहे हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होना चाहिए। इतिहास और अन्य क्षेत्र, इतिहास में जितने क्षेत्र अभी तक हमने देखे, उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं और हमारे जीवन में उनका उपयोग हो सकता है। इतिहास के अध्ययन में संग्रहालय और पुस्तकालय का जो महत्व है उसे बताना आना, इतिहास के अध्ययन द्वारा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना और इतिहास का समन्वय अन्य अध्ययन क्षेत्रों के साथ स्थापित करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हमारे लिए है। इसका अध्ययन हमें ध्यान से करना है। बच्चों, जब भी हम ये पाठ पढ़ेंगे बहुत बहुत ध्यान देकर हमें पढ़ना होगा, ताकि आने वाले जीवन में हम निश्चय कर सकें कि हमें क्या करना है। क्या हमें इतिहास विषय में आगे बढ़ना है, इसको आगे अपनाकर हम कुछ नया रोजगार कर सकते हैं। तो इसलिए यह पाठ बहुत ज़रूरी। अब इसके बाद अब यहाँ पर हमें अपना पार्लियामेंट हाउस दिखाई दे रहा है, हमारे सदन, और ये हम देख रहे हैं अपना सुप्रीम कोर्ट। तो समझ गए, यह विषय है राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें हम 5 पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है संविधान की प्रगति, चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन और भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य दोनों का निर्धारण करेंगे। तो पहला पाठ इसमें है संविधान की प्रगति। तो भारतीय संविधान के बारे में तो आपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा, थोड़ा बहुत 8वीं में भी जानकारी ली, लेकिन इसके कारण हमारा भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार सशक्त हुआ और संविधान की प्रगति
सामाजिक परिवर्तन की दिशा में है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकेंगे इस पाठ में। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया, अब आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो, 3 साल के बाद 4 साल के बाद आप मतदान के अधिकारी हो जाओगे, आप मतदान कर सकने के योग्य हो जाओगे, क्योंकि भारतीय संविधान जो है 18 वर्ष के आयु के लोगों को मतदान करने का अधिकार देता है। तो चुनाव में वोट का क्या महत्व है, चुनाव की प्रक्रिया में जनता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, चुनाव के समय हमारा निर्वाचन क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को कैसे ढूंढना है, ये सारी जानकारी हमको अपने इस पाठ में मिल सकेगी। अब आप समझ सकते हो कि यह विषय कितना प्रासंगिक है आपके लिए। अगला है राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां और प्रादेशिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल, वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और कुछ हमारे प्रादेशिक दल होते हैं। तो इन राजनीतिक जो हमारे दल हैं, चाहे प्रादेशिक हो चाहे राष्ट्रीय हो, इनका क्या सिद्धांत है, इनको क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरह से इन्हें हमारे जनता के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, यह सारी चीज़ों को हम समझ सकेंगे इन 2 पाठों के द्वारा। इसके बाद है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। भारत में बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए हैं, राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, क्रांति हुई है, और ये जो आंदोलन है ये जागृति के लिए किए गए हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, भारत के अनेक दुर्बल वर्गों के सशक्तिकरण के लिए आंदोलन हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना और इनका हमारे भारतीय जीवन में क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या इनका स्थान है, ये सारी बातें जो हैं हम समझ सकेंगे अपने इस पाठ के द्वारा। और सबसे लास्ट है भारत के सामने चुनौतियां। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो संविधान की प्रगति, इस पाठ में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे, तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि संविधान के कारण भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार सशक्त हुआ है, इसको समझेंगे। केवल भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्यार है, ये हम प्रतिज्ञा रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रतिज्ञा के पीछे एक्चुअल क्या भावना होनी चाहिए, किस तरह से इसे हमें अपने जीवन में उतारना है, हम सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कैसे काम कर सकते हैं, इन सब बातों को हम समझेंगे अपने इस पाठ में। अब ये तो देख के ही समझ में आ गया है कि ये इलेक्शन के बारे में है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में है। तो चुनाव प्रक्रिया का क्या महत्व है, चुनाव प्रक्रिया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और हर बच्चे को ये समझना चाहिए। तो चुनाव प्रक्रिया कैसे हमारे देश में होती है, निर्वाचन आयोग क्या है, चुनाव में हर व्यक्ति वोट दे, हर मतदाता वोट दे, यह उसका संवैधानिक अधिकार भी है और संवैधानिक कर्तव्य भी है। तो ये जो बात है, ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जब भी चुनाव हो हमें वोट देना है। तो ये क्यों देना है, क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसी बहुत सारी बातें हम समझेंगे इस पाठ में। जनता की भूमिका चुनाव प्रक्रिया में, निर्वाचन क्षेत्र के मानचित्र में स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र को ढूंढना, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को ढूंढना, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी है और ये हर एक को मालूम होनी चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज भारत के राजनीतिक दलों के बारे में है। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कुछ राष्ट्रीय दल हैं तो कुछ प्रादेशिक दल हैं। ये राष्ट्रीय और प्रादेशिक दल जो हैं, इनकी क्या भूमिका है भारत की प्रगति में, तो इनकी जिम्मेदारियों और इनके कार्यों को समझना, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों की संग्रह सारणी बनाना,
इन राजनीतिक दलों की नीतियों के बीच तुलना करना, बहुत सारी पार्टीज है ना, हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी है, अपनी नीति है, तो किस दल की नीति जो है हमारे देश के, हमारे समाज के हित में है, ये सब तुलना करने आनी चाहिए। तो ये एक दिशा देने वाला पाठ है, तो ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक दल है तो हमारे प्रदेश का दल, अब चूंकि हमारा प्रदेश जो है महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रादेशिक दल हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके काम क्या हैं, क्योंकि हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है ना, तो इन चीज़ों को हमें बहुत गहराई से समझना है। जब भी इलेक्शन हो उस समय हमें किस दल को अपना समर्थन देना है, किस दल को वोट देना है ना, ये सारी चीज़ें हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए समझना है। किसी भी झूठे प्रलोभन में, लालच में नहीं आना है। क्षेत्रीय दल क्यों प्रबल बन जाते हैं, क्यों मजबूत हो जाते हैं, इस पर विचार विमर्श करना हमें आना चाहिए। इसके अलावा हमारे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की हमारे समाज में क्या भूमिका होती है, इनका अर्थ क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे अपने इस पाठ में। और सबसे अंतिम पाठ है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां, यानी भारत के सामने प्रगति करने के लिए जब एक रास्ते पर हम खड़े हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां हमें मिलती हैं। तो विविधता में एकता का अर्थ स्पष्ट करना, जो है ना, मैंने अभी बताया था ना कि हम जो अपनी प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, तो प्रतिज्ञा में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं केवल, लेकिन क्या उसे अपने जीवन में उतारते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना कि अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। तो विविधता क्या है, विविधता में एकता कैसे होनी चाहिए, इसके प्रति हमें, इस विविधता के प्रति हमें कैसे सम्मान व्यक्त करना चाहिए, यह दृष्टिकोण हमें विकसित करना है। आंतरिक चुनौतियों का सामना, भारत के अंदर की चुनौतियां, देश के अंदर की चुनौतियां, और भारत देश को अन्य देशों से कौन सी चुनौतियों को झेलना पड़ रहा है, उसका हमें सामना कैसे करना है, इसका विवेचन हम इस पाठ के माध्यम से कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार इन सारे मुद्दों पर फिर से ध्यान दें जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भरें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वो निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।